बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 27 आई कैप स्टडी टेक्स्ट। हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एट 31 दिसंबर 2014। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है कि हम लोगों ने मेथड्स कौन सा अप्लाई करना है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपने पहले अपने पास क्वेश्चन पे एक मरतबा रीड करना है। ये बात मैं आपको हर एग्जाम्पल में बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। इवन कि मुझे पता था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन ये पता चल गया कि कौन से ईयर के लिए, 31 दिसंबर 2014 के लिए। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना कंपैरेटिव्स नहीं बनाए जाते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपेयर, हम बैलेंस शीट के कंपैरेटिव साथ में आ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के कंपैरेटिव्स आ सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो वो फॉर द बस पीरियड ही होती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखें, कहते हैं फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड 31 दिसंबर 2014 व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय इट्स अकाउंटेंट्स। भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास जो सोर्स डाटा होता है ना, वो आपके इनकम स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस शीट होता है। अगर आपके पास अपनी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मौजूद है, तो आप इजीली उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आपने सिर्फ एक नज़र देखना है कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। कहते हैं लीज़ होल्ड लैंड मौजूद है और उसकी कॉस्ट। उसके बाद लीज़ होल्ड लैंड की एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइज़ेशन मौजूद है हमारे पास, मतलब आपने इसको डेप्रिसिएशन ही कंसीडर करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट मौजूद है, बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है, मशीनरी की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे पहले अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इन तमाम अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डब्ल्यूडीवी गिवन होती थी और डब्ल्यूडीवी के मुताबिक ही हम लोग आगे चल रहे होते थे। लेकिन अब साथ-साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता रहे हैं। अब जब आपने अकाउंट्स बनाने हो तो आपने कॉस्ट के ऊपर अपने एसेट्स को अलग से रिकॉर्ड करो और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को अलग से बनाओ। अब आपको एसेट अकाउंट एट डब्ल्यूडीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का डिसीजन क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि अगर मैंने देखा कि कोई ऐसी खास एडजस्टमेंट नहीं है, मैं अगर डब्ल्यूडीवी पर भी बनाऊँ तो मैं इज़िली इसको अकाउंट पर कर सकता हूँ, तो आप डब्ल्यूडीवी पर भी बना सकते हैं उसके अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, अकाउंट रिसीवेबल, नेट ऑफ प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। फिर हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ गई, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मींस आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह ही है, उसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाता है। लॉन्ग टर्म बैंक लोन मौजूद है हमारे पास, ट्रेड पेबल है, इनकम टैक्स पेबल मौजूद है एंड एक्रियोड इंटरेस्ट मौजूद है, मतलब इंटरेस्ट पेबल मौजूद है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कंपैरेटिव वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस साल के लिए हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देनी थी, उसी साल की ही बैलेंस शीट की बात है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें, कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 275 मिलियन एंड 13 मिलियन। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया है कि अगर उसने प्रॉफिट बताया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड है और मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए। उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही बताया, मैं जाके 275 प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लूंगा। अब इसमें आ रहा है टैक्स एक्सपेंस 13 मिलियन का है, लेकिन अगर यहां पर देखो तो ये पेएबल भी आ रहा है, इनकम टैक्स पेएबल 85 का। तो बेसिकली जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने पे किया होगा, जरूरी नहीं 13 ही पे किया हो। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद अभी तक के लिए सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन मिली जो कि जाके मैं अकाउंट पर कर सकता हूँ कि जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275 रुपीज का हम लोग लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखें, इसको अब साथ साथ एडजस्ट करते जाइएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा, इसमें भी मजीद हमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत है कि इस प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। तो उसने लिख दिया यहाँ पे कि जो प्रॉफिट हमें गिवन है वो ये है, वो हमने 275 लिख दिया। उसके बाद की इंफॉर्मेशन देखें, कहते हैं बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 2013। यहां से मुझे सारे ओपनिंग बैलेंसेस का पता चल गया है कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ये है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजंस है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस ओपनिंग 243 के हैं, ट्रेड पेएबल्स 150 के हैं, इनकम टैक्स पेएबल्स 80 का है,
लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स 70 के हैं। यहाँ से सारे ओपनिंग बैलेंसेस का पता चल गया। इस बैलेंस शीट से मुझे तमाम के क्लोजिंग बैलेंसेस का पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बात है, द कंपनी पॉलिसी follows a policy of maintaining provision for bad debts equal to 5% of the accounts receivable। तो हमें जितने भी रिसीवेबल्स बताए गए थे वो नेट अमाउंट मतलब के 95% थे। अगर किसी किस्म की कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो ऑल राइट। अच्छा फिर देखिए हमारे पास कहते हैं द बैंक लोन was obtained on 1st January 2014। अब ये देखें, ये आपके पास बैंक लोन आया था, लॉन्ग टर्म बैंक लोन 200 का, कौन सी डेट पर? 31 दिसंबर 2014 पर। कब लिया हम लोगों ने इसको? 1 जनवरी 2014, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कुछ था ही नहीं, तो 200 का जो लोन है वो हम लोगों ने ले लिया और कहता है कैरीज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 200 का हम लोग 9% 18, ये मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। ऑल राइट। फिर हमारे पास आया XYZ chooses straight line method for depreciation, rate of depreciation और एज अंडर। ऐसा तमाम क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट में ना समझ आए, एक मरतबा रीडिंग करने के बाद सारा क्वेश्चन समझ आ जाता है कि मैंने अब इसका स्टार्टअप कहाँ से लेना है। तो यहाँ से पता चला कि भाई बिल्डिंग के ऊपर आप लीज और लैंड के ऊपर 2% डेप्रिसिएशन है, जिसको उसने अमोर्टाइजेशन कह दिया था। तो आपने इसको अभी सेम सेम कंसिडर करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था तो आप लोगों को नहीं बताया गया था, तो आप लोगों ने इसको डेप्रिसिएशन ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बिल्डिंग 5% है एंड मशीनरी 10% के हिसाब से है, और सबके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही यूज हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, यही वजह है कि उसने आपको कॉस्ट अलग से बताई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बताई। अगर इसी तरह का रेट होता और WDV होती, कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज हो सकता था, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होते। अब स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से उसने कॉस्ट का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ था कि इनकी कॉस्ट हमारे पास क्या पड़ती है। फिर कहते हैं फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ दिस। ये उसकी पॉलिसी है कि जिस मंथ में आप लोग एसेट को परचेज करते हो, सपोज आपने 20 अगस्त को परचेज कर दिया, तो अगस्त के फुल मंथ के आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको डिस्पोज कर दिया सपोज के 25 दिसंबर को, तो दिसंबर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, नवंबर तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये उसकी पॉलिसी है। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी इसकी कि भाई जो उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है, उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्लोजिंग ही है। क्लियर? अच्छा उसके बाद आता है ऑन रिव्यू द CFO हैज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने दी। कहते हैं अ मशीन with a list price of rupees 50 million was purchased on 1st January 2014। during the year purchase हुआ, an amount of which 30 million had already been paid in cash, whereas 20 million were adjusted against trade-in of a machine costing rupees 40 million and having a book value of rupees 25 million. The transaction was recorded by debiting the plant and machinery account by rupees 30 million, the net amount paid to the supplier। अब देखें, छह किस्म की ट्रांजैक्शन हुई, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उसकी रिकॉर्डिंग करनी थी हम लोगों ने। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसमें एरर कर दिया। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इस एरर की वजह से हम लोगों ने अपने एसेट्स को फुल अमाउंट के साथ नहीं किया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी फिर हम लोगों ने गलत चार्ज किया हुआ है। तब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत है तो फिर तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी गलत है। तो वो जो 275 था सबसे पहले उसने ठीक होना है, फिर जाके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है। अब इस चीज का आइडिया सिर्फ इस पॉइंट से आके हुआ था कि मुझे अपना प्रॉफिट ठीक करने की जरूरत है, कि प्रॉफिट भी ठीक होगा, साथ में मेरे एसेट्स की वैल्यूज भी जाके ठीक होनी है। और फिर कहता है वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर became bankrupt during the year rupees 5 million out of total debt of rupees 25 million
वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम। क्या कहते हैं, कंपनीज कस्टमर बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ईयर। द ₹5 मिलियन, 25 मिलियन के डेट में से ₹5 मिलियन वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उसे रिकवर हो जाना है, तो मतलब 20 मिलियन गया। फिर बैलेंस हैज टू बी, तो ये 20 मिलियन आपने राइट ऑफ करना है, तो अभी तक आप ये बैलेंस में शामिल होगा ये। फिर क्या कहता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एट 31 दिसंबर 2014। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो भाई सबसे पहला जो ख्याल आना है ना हमें, वो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर आना है, प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स के ऊपर आना है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रॉफिट को ठीक करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है? अब इजी इजी मार्क्स आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं? क्या आप लोगों ने जाके सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फौरन जाके आपको लिख लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इजीली लिखा जा सकता है। अब देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें ओपनिंग का पता चला 243। अब इसके अलावा देखें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 243 एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इज 851। क्या इनमें किसी किस्म की कोई चेंज आई, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन थी? तो आपने सबसे पहले यही जाके लिख देना है 243 एंड 851। ऑलराइट, और इसकी बैलेंसिंग वैल्यू मतलब 853 माइनस 243, तो बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये जाके लिख देना। यहां तक पहुंच गए, राइट? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखें भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट का पता चल गया था, उसके बाद यहाँ पे ये क्या चीज थी मेरे पास, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, और इनकम टैक्स एक्सपेंस मेरे पास आ रहा था 30। तो अभी मुझे पता चल गया कि यार एक्सपेंसेस के लिए ना इसने मुझे यहाँ पर पेबल बता दिया था, तो मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा टैक्स एक्सपेंस। क्या ये इजीली एडजस्ट हो नहीं सकता? टैक्स एक्सपेंस मेरे पास है 13, ये क्लोजिंग पेएबल है, इनकम टैक्स पेएबल 85, ये क्लोजिंग है, ये 85 यहां पर आ जाएगा, कैरी डाउन। तो इसका ब्रॉड डाउन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे पता चला टैक्स पेएबल 80, तो यहां से आपने जाके 80 लिख दिया। क्या इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट्स हैं? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है जो हम लोगों ने कैश की फॉर्म में पे किया, टैक्स 8 मिलियन। आप 8 मिलियन जाके लिखेंगे कहाँ, टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद ये टैक्स पेड, ये जाके लिख, ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो सकती थी। ये देखो इंटरेस्ट के लिए आपसे इधर उसने कहा एक्रूड इंटरेस्ट, ये देखें इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने जाके कैरी डाउन लिखा, कैरी डाउन कितना है? अब बात आती है कि भाई इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज करें। ओपनिंग कितना है? 0। क्यों? क्योंकि लोन ही हम लोगों ने 1 जनवरी को लिया। जब लोन ही 1 जनवरी को आ रहा है तो भाई ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड हो ही नहीं सकता, तो ब्रॉड डाउन आपके पास कुछ भी नहीं है इस सिचुएशन में। अब आपने आना है कि इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज करना है। इनकम स्टेटमेंट के लिए भाई उसने आपसे कहा कि ये जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है ना अपने पास 200 का, इसका 9%, तो आपने इसका 9% 18, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना पे कर दिया होगा, 5 का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है। ये जाके लिख देंगे कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 5 लिख दें। ये बात क्लियर? अब बताएं कोई मुश्किल चीजें हैं ये? सिर्फ एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलो, बिलीव मी 15+ मार्क्स तुम्हारे हैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन से, जो कि विद इन 30 मिनट सॉल्व हो सकता है अगर आप इसको जरा सोच समझ के लेके चलो। तो मैं हमेशा सबसे पहले इजी चीजों के ऊपर जाकर ग्रिप डालता हूँ कि उसको अकाउंट पार कर दूं। जैसे ही आप देखते हो ना 4-5 चीजें हो चुकी है, बहुत सी चीजें बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे निकल आती हैं आपके पास।
और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस टाइम तक वैसे ही सॉल्व हो चुकी होती हैं। अच्छा, अब फिर जाके जाओ, मुझे नजर आया कि यार लोन तो हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया है। अगर ड्यूरिंग द ईयर लिया है तो क्या ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? तो कितना मैंने लोन लिया है? तो जाओ रिकॉर्ड करो 200, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है, ओपनिंग कुछ था ही नहीं इसका। तो जाके 200 अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लोन के तौर पे रिकॉर्ड करो। ये देखो। अच्छा, दूसरी बात, भाई उसने मुझे कैपिटल का बताया क्या है? अब देखिए यहाँ पर ना, मतलब कंपनी नहीं है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स नहीं है। उसने मुझे कैपिटल का बताया कि भाई 1000 है। और मजे की बात ये है कि उसने जो प्रॉफिट्स हैं वो अलग से लिखे हुए हैं। इसका मतलब अगर उसने प्रॉफिट की, कैपिटल की कोई और इंफॉर्मेशन दी, ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कोई ऐसी बात उसने की, तो इसका मतलब ओपनिंग भी यही था, क्लोजिंग भी यही है, कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है। जब उसने कोई बात नहीं की, तो जो मेरा कैपिटल ओपनिंग था वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। भाई कैपिटल में चेंज किसकी वजह से आता रहता है? प्रॉफिट्स की वजह से। तो प्रॉफिट्स उसने अलग से बताए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो तो उसने मुझे अलग से बताए हुए ना, वो मैं अलग से ट्रीट करूंगा। तो कैपिटल कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं, अब देखें, अब जरा सीक्वेंस के साथ चलना है। क्या आपको लगता है कि नॉन करंट एसेट्स आपके लिए इजी है? मुझे नहीं लग रहा। क्यों? एडजस्टमेंट थी, इसमें एरर था, तो भाई थोड़ी देर के लिए इसको रहने दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई कैपिटल के बारे में मुझे पता चल गया, मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स में तो प्रॉफिट फॉर द ईयर शामिल है, ऐसे ही है ना? तो मतलब इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। लेकिन मैं अगर ट्रेड पेएबल्स के पास हूं, तो क्या ट्रेड पेएबल से रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि मुझे अपने ट्रेड पेएबल चेंज करने पड़े? कोई ऐसे, तो मेरे पास ये क्लोजिंग मौजूद है 228 का, और यहां से ट्रेड पेएबल मेरे पास ओपनिंग आ गया 150 का। तो 150 एंड 228, 78 का इंक्रीज है ट्रेड पेएबल्स में, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 78, जाके ऐड कर दूंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 78 जाके ऐड कर देंगे, ये 78 वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह से, अच्छा आप लोगों ने ना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये इन्होंने नोट अलग से बनाए होते हैं, आपको ये नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने सोल्यूशन का ही पार्ट बना सकते हैं, वहीं पे भी लिख सकते हैं उसको, मतलब अलग करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जैसी फॉर्मूले बनाते हैं उसके फौरन बाद यहीं से स्टार्ट करें। और ये जो वैल्यू आती है ना 451, और आप जाके यहाँ पे लिखते हैं, तो इससे पहले सबका आंसर 451 ही आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये नोट 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप स्टार्ट ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कर लिया करें। ऑलराइट। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको। फिर आप लोग गए यहाँ पर, अब आपको और क्या नजर आ रहा है? इनकम टैक्स पेएबल हो गया, एक्रियूड इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आओ, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गए। यहाँ पर बात आ जाती है अब रिसीवेबल्स की, तो मुझे याद आया एक तो इनके ऊपर प्रोविजन है, और दूसरा बैड डेट्स की बात भी वो कर रहे थे कि इसके ऊपर बैड डेट्स भी हमारे हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, स्टॉक्स 9-10 क्लोजिंग, और यहां से ओपनिंग स्टॉक का पता चला कि स्टॉक में किसी किस्म का कोई चेंज था, तो स्टॉक में इंक्रीज आ गया है। स्टॉक में इंक्रीज हमारे पास आ गया है 207 का। इंक्रीज इन स्टॉक बेसिकली वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके डिक्रीज हो जाएगा, और आपने जाके 207 से इसको डिक्रीज कर देना है। ये देखें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, क्या आपको ये बात समझ आ गई? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये अभी वो बातें हैं जो मतलब हम लोग इजीली जाकर ना अकाउंट फॉर कर सकते हैं। फिर देखें मेरे पास आ गया लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। क्या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के बारे में कोई बात की थी उसने? ये देखो, ओपनिंग कितने थे, क्लोजिंग कितने हैं, मतलब किसी किस्म का कोई चेंज, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह आया हो, इंटरेस्ट रिसीव किया हो, तो उसके लिए क्या कोई एडजस्टमेंट उसने बताई थी? क्या आपने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं की? तो इसको ये सिर्फ कंफ्यूजिंग था, मतलब इसको एज इट इज रहने दो। अब अगर आप लोग देखो तो ऊपर मेरे पास सिर्फ मेरे नॉन करंट एसेट बच जाते हैं।
मेरे नॉन करंट एसेट्स है मेरे पास सिर्फ। और उसके अलावा अब अगर इस एडजस्टमेंट्स में आओ तो भाई यहाँ पर देखो अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन 418, यहाँ पे भी सिर्फ मेरे पास मेरे रिसीवेबल्स रह गए। अब रिसीवेबल्स की अगर बात करें भाई 418 ये मेरे पास ओपनिंग है और इसके ऊपर कितनी प्रोविजन चार्ज की गई है, तो इसकी ग्रॉस अमाउंट अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो 418 डिवाइडेड बाय 95% इज इक्वल टू 440। ये इसकी ग्रॉस अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ये जो यहाँ पर मेरे पास रिसीवेबल्स मौजूद हैं ये भी तो नेट ऑफ प्रोविजन है 361, तो इसमें से अगर इसको डिवाइडेड बाय 95 तो इसकी ग्रॉस अमाउंट मेरे पास क्या आएगी 380 आ जाएगी। लेकिन इससे रेलिवेंट ना थोड़ी सी और हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब देखें हम इस पॉइंट को अकाउंट फॉर कर चुके हैं, पॉइंट 3 को। पॉइंट 4 हमें डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में बता रहे हैं और यहां पर आए कहते हैं वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ईयर, ₹5 million out of total debt of ₹25 million were recovered from him. Balance has to be written off. अब इस रिसीवेबल्स के बारे में आप लोगों ने देखना है कि इसका क्लोजिंग हमारे पास रिसीवेबल किस तरह जाएगी। अच्छा बताएं रिसीवेबल्स का ताल्लुक कहां पर है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अगर यहां पर आप इसकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखें, क्या देखें ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके पास ओपनिंग कितना आ रहा था, ओपनिंग कितना आ रहा था 418, ये देखो क्लोजिंग 361 से आप लोगों ने बताया मुझे ये इसने प्रोविजन की अमाउंट फाइंड कर ली मल्टीप्लाइड बाय 5 करके। आप लोगों ने टोटल मुझे क्या बताए थे 380, ओके तो 380 से 361 आया तो प्रोविजन ओपनिंग प्रोविजन कितनी हो गई, इसी तरह से क्लोजिंग प्रोविजन। और ये आपके पास ये कितनी अमाउंट आपने मुझे बताई थी 440। अब देखें इनकी जैसी आप लोगों ने प्रोविजन की अमाउंट फाइंड की, ये देखें इन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई हुई होती है, आप लोग जाकर अपने पास अकाउंट बना लिया करें प्रोविजन, तो आपको पता चल गया कि भाई 380 का 5% फाइंड करूंगा तो वो मेरे पास ओपनिंग कितना, सॉरी ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 19, और 440 का 5% जाके फाइंड करूंगा तो इसका ओपनिंग कितना आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग देखें कहते हैं डिक्रीज हमारे पास कितने का जाके हुआ, इस टोटल में डिक्रीज कितने का जाके हुआ 3 का डिक्रीज आ जाता है, तो वो 3 का डिक्रीज हमारे पास यहां आ गया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई फर्दर डिक्रीज ड्यू टू एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट्स हमारे पास क्या हुई थी वर्किंग वन में, जब हम लोगों ने प्रॉफिट्स को ठीक किया था तो वहां पर देखिए हमारे पास एडजस्टमेंट्स हमारे पास क्या आई 20 का ये बैड डेट हम लोगों ने ये जाके एडजस्ट किया और 20 के बैड डेट की वजह से मैंने क्लोजिंग प्रोविजन भी तो ज्यादा रिकॉर्ड की हुई होगी, तो 20 का 5% मेरे पास कितना आता है 20 का 5% 1, तो 1 से मैंने प्रोविजन को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको मैंने बेसिकली 19 लिखा हुआ था ना तो वो 19 नहीं था, वो बेसिकली 18 आना चाहिए था और मैंने उसको 19 लिखा हुआ था। अब ये वो एडजस्टमेंट थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जरा गौर से देखें ना तो उसने कहा था कि भाई ये चीजें हमने बाद में डिस्कवर की हैं ऑन रिव्यू, द सीएफओ हैज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग, इट मींस दैट कि ये वाली एडजस्टमेंट्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अब तक जो रिकॉर्ड की गई थी ना इन एक्चुअल जो चीजें रिकॉर्ड की गई थी वो सिर्फ ये रिकॉर्ड की गई थी ऐसे, ये डेटर्स के अकाउंट के ओपनिंग 440 क्लोजिंग 380 इनके 5% लिए जाके रिकॉर्ड कर दिए और यहां पर 3 लिख दिया कि भाई हमारे प्रोविजन में 3 का डिक्रीज है, ये जाके रिकॉर्ड कर दिया। जबकि रियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी। रियल सिचुएशन क्या थी कि भाई हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बेसिकली ये 380 का नहीं है,
इसमें 20 का बैड डेट हो गया है। तो 20 के बैड डेट के बाद बताएं मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बनता है? 360, राइट। जरा 360 का 5% फाइंड करना, 18। तो मुझे अपना बैलेंस कैरी डाउन 18 लिखना चाहिए था। मैंने कितना लिखा हुआ है? अब अगर 18 लिखता तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती? मैंने क्या लिखी हुई है? तो मतलब 1 से मजीद इधर लेकर आऊं। क्लियर? जब इसके एडजस्टमेंट्स करूंगा तो यहाँ पर फर्दर डिक्रीज इन प्रोविजन 1 का भी आएगा। ऑल राइट। और मेरे पास मेरे ये जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो बन जाएंगे 360। ये बात समझ आ गई है? आप लोगों ने इससे पहले सिंपली 5% प्रोविजन चार्ज की हुई थी, तो सबसे पहले आपने उसको फॉलो करना था। आपने अपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी 5% प्रोविजन चार्ज करके बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड की तो 22 आ गई। क्लोजिंग बैलेंस जो उसने दिया हुआ था उसके ऊपर भी 5% प्रोविजन चार्ज की और आपके पास 19 बैलेंस आ गया। तो उसके मुताबिक आप अपने प्रॉफिट्स में बेसिकली डिक्रीज इन प्रोविजन 3 की रिकॉर्ड कर रही है। डिक्रीज इन प्रोविजन से यह मुराद है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया था 3 से। ऑल राइट, आपने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया था 3 से। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो जब प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स में आप लोग जाएंगे ना, तो बेसिकली जब इसको ठीक करने लगे तो उसने हमें बताया कि भाई वो जो आपने ऊपर अपने डेटर्स लिखे हुए हैं ना क्लोजिंग, हमने कहा हाँ 380 के लिखे हुए हैं। कहते हैं उनमें एक डेटर है जिसने आपके 25 मिलियन देने हैं, उसमें से वो 5 मिलियन आपको दे देगा और जो रिमेनिंग 20 मिलियन है वो अपना बैड डेट कर दो। तो जब हम लोग बैड डेट करने के लिए आए तो बेटा बैड डेट हमने उससे पहले तो किया नहीं हुआ था। तो जब हमने उसको 20 से बैड डेट किया एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट, तो मेरे क्लोजिंग डेटर्स आ गए 360 के। तो 360 के मुताबिक मेरी क्लोजिंग प्रोविजन कितनी बननी चाहिए थी? 18। तो भाई आप आओ यहाँ पे 18 लिख दो। ओके, अब देखो डिक्रीज इन प्रोविजन कितने का आता है। तो ये आई होप कि ये बात अब आपको समझ आ चुकी है। अब क्या पता चला कि भाई 20 का बैड डेट रिकॉर्ड करना है और 4 का रिडक्शन इन एक्सपेंसेस है। तो वैसे तो हम लोग ऐड करते रहते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जैसे बैड डेट, ये लेस होने चाहिए तो इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो 4 है ये बेसिकली ऐड हुआ है, इसको हम लोग लेस कर देंगे। ये बात समझ आ गई? लेकिन प्रॉफिट्स में तो अभी मसला है। क्या प्रॉफिट में मैंने 20 का बैड डेट रिकॉर्ड किया? क्या मैंने रिडक्शन 4 के साथ की है? रिडक्शन इन एक्सपेंसेस डिक्रीज इन प्रोविजन क्या मैंने 4 से रिकॉर्ड की है? मैंने कितने से रिकॉर्ड की है? अब इस प्रॉफिट को ठीक करेंगे इसके अगेंस्ट। अब वो प्रॉफिट कैसे ठीक होगा ये देखें। मैं गया यहां पर, मैंने कहा कि बैड डेट रिकॉर्ड करो। पहले प्रॉफिट को ठीक करने के लिए बैड डेट रिकॉर्ड करवाओ उससे कि भाई 20 का बैड डेट हो गया वो रिकॉर्ड करो। फिर मैंने उसे कहा कि भाई तुमने डिक्रीज इन प्रोविजन 3 से रिकॉर्ड की हुई है, 1 से मजीद रिकॉर्ड करो। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है? यहां तक कोई इशू? अब इसी से रेलिवेंट हमें पता चल गया कि भाई हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी देखना है। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए अगर आप लोग देखें तो मेरे ओपनिंग ग्रॉस डेटर्स कितनी अमाउंट के आ रहे हैं ये देखें, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किए। ओपनिंग ग्रॉस डेटर्स 440 के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो मेरे क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स कितने आ रहे हैं? अब क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स 360 के हैं बट आफ्टर बैड डेट्स। अब यहां पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि भाई जब आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखनी है ना, उस टाइम पे बैड डेट अपने क्लोजिंग रिसीवेबल्स में ऐड कर देना वापसी। मतलब 360 के साथ डिफरेंस ना देखना, 380 के साथ डिफरेंस देखना। तो 380 और 440 के दरमियान जरा डिफरेंस देखें तो 60 का डिक्रीज आपको नजर आया, ऐसे ही है ना? तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप लोग गए
और आपने 60 के साथ इसको ऐड कर दिया। डिक्रीज था, एसिड्स में डिक्रीज, तो बेसिकली आपके पास कैश फ्लो में जाकर ऐड हो जाता है, इंक्रीज कैश इनफ्लो के तौर पर आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर भी मैं आपको एक बात बताता चलूं कि भाई रिसीवेबल या एसिड्स में इंक्रीज हो तो हम लेस कर रही होती हैं, डिक्रीज हो तो ऐड कर रही होती हैं, लाइबिलिटीज में हम लोग उलट चल रही होती हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन है? अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखें, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन्होंने मेरे 100 रुपए देने थे और क्लोजिंग पर इन्होंने मेरे 60 रुपए देने हैं, राइट? समझ लो कि बाकी कोई एडजस्टमेंट अभी नहीं के दरमियान, मतलब मैंने कोई इनसे सेल्स वगैरह नहीं की, कोई बैड डेट नहीं हुए, कोई ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो आप देखें कि यार ये 100 से 60 कैसे आया हुआ होगा जब मैं यहां पर 40 करूं, ऐसा ही है ना? अब बजाहिर देखा जाए तो रिसीवेबल्स में डिक्रीज है, कितनी अमाउंट का? 40 का। ये डिक्रीज कब आया होगा? जब उन्होंने मुझे 40 रुपीज पे कर दिए होंगे, ऐसे ही है ना? तो कैश का तो इनफ्लो हुआ होगा, तभी तो रिसीवेबल्स कम हुए हैं मेरे। तो यहां पर तो इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है। तो अगर रिसीवेबल्स में डिक्रीज आता है तो कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए जाके ऐड होते हैं। ऑलराइट, अगर अगर मैं पेएबल्स की बात करूं, ट्रेड पेएबल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनका ओपनिंग बैलेंस सपोज कि यहां पर 100 है, इनका क्लोजिंग बैलेंस 60 कर लो, चले 60 है। तो ये 60 कब आया होगा? जब मैंने उसको, अब देखिए डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 40, हमने कहा था कि भाई आपने जाके डिक्रीज है तो लेस कर देना। क्यों? डिक्रीज उस टाइम पर आएगा जब मैं अपने पेएबल्स को पेमेंट करूंगा तो कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, और आउटफ्लो नेगेटिव में लिखा जाता है। ऑलराइट, तो यहीं से पता चल गया कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर भाई एसिड्स में इंक्रीज है तो आप लोगों ने उसको आउटफ्लो के तौर पे रिकॉर्ड करना है, अगर एसिड्स में डिक्रीज है तो आपने इसको इनफ्लो के तौर पे रिकॉर्ड करना है, राइट? अगर आपकी लाइबिलिटीज में इंक्रीज है तो इनफ्लो रिकॉर्ड होगा, और अगर लाइबिलिटीज में डिक्रीज है तो आउटफ्लो रिकॉर्ड। ओके हो गई है ये बात? अच्छा, सिंपल वर्ड में मैंने सिर्फ इतना कहा हुआ है, एसिड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप और लायबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये सिंपल वे है इस चीज को याद रखने का। एसिड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, क्या एसिड्स में इंक्रीज तो आपने ऐड नहीं करना, आपने लेस करना है। एसिड्स में डिक्रीज तो आपने ऐड कर देना है। लायबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, लायबिलिटीज के अंदर अगर इंक्रीज है ऐड कर दोगे, डिक्रीज है लेस कर दो। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप लोगों ने ऐसे करना होता है। अब आई होप कि आपको ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले 60 की भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसी के साथ मुझे इस बात का आइडिया हो गया। अब देखिए, मैं अब चला गया जरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की तरफ। सिंपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी मैंने, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में जब किसी एक ट्रांजैक्शन को पकड़ो तो उसको आखिरी दम तक लेके जाओ। मतलब अब आपने रिसीवेबल्स उठा लिए थे ना, तो रिसीवेबल्स की ट्रांजैक्शन जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां जाके रिकॉर्ड करो इसको। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रोविजन की कैलकुलेशन करते हैं और कहीं एक जगह पे लिख देते हैं, या रिसीवेबल को सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख देते हैं। नहीं, एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट गलत था, आप अपने करेक्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी उसको जाके लिखो। एडजस्टमेंट्स की वजह से अब आपके पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस रिसीवेबल्स, वो भी जाके रिकॉर्ड करो। उसी टाइम पे याद आया कि यार ये अगर मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ग्रॉस डेटर्स के दरमियान मैंने अगर चेंज रिकॉर्ड किया है तो मुझे बैड डेट रिकॉर्ड करने नहीं चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एडजस्टमेंट्स में।
क्या मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी नहीं चाहिए? जाओ भाई फौरन रिकॉर्ड करो। किस तरह से? 20 बैड डेट ऐड कर दो और प्रोविजन 4 लेस कर दो। क्यों? क्योंकि पहले ऐड हो चुकी है, तो अब लेस हो जाएगी। ओके, ये बात समझ आई? तो आप अपने इधर प्रॉफिट्स के पास आए और यहाँ पे ये देखें 20 ऐड कर दो, मतलब एक्सपेंसेस को ऐड कर दो और इनकम्स को लेस कर दो। अब ये 4 आपने एज एन इनकम नहीं रिकॉर्ड किया था, अब ये लेस हो जाएगा। रिसीवेबल से रेलिवेंट तमाम थर्ड ट्रांजैक्शन अब आप रिकॉर्ड कर चुके हैं और यहां से आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं। अब बात आ जाती है हमारे फिक्स एसेट्स की और हमारा पूरा क्वेश्चन हमारे फिक्स एसेट्स के ऊपर है। अब आप लोग यहां पर देखें ना, तो भाई अभी तक आपने कोई 50% मार्क्स गेन किया होंगे, इससे ज्यादा नहीं है आपके मार्क्स 50 तो 50% मार्क्स नॉन करंट एसेट्स के ऊपर रखे हुए हैं। अब नॉन करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट्स को आपने बड़े गौर से पढ़ना है। मुझे पता चला, अब देखें क्या इसका ताल्लुक हमारी किसी और एडजस्टमेंट से है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग यहां पे चले 4th नंबर पे। पता चला कि यार मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन तीनों को डेप्रिशिएट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक करना है। तो मुझे याद आया कि यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी तो रिवर्सल होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी तो रिवर्सल होता है ना, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे अलग से कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि यार एसिड्स की जो ट्रांजैक्शंस की है वो भी मैंने गलत की है, तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाएगा। मैंने अपने प्रॉफिट को भी इसके अगेंस्ट ठीक करना है। अब आपने ना जब कोई मुश्किल ट्रांजैक्शन आए ना, सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, जैसा कि आप बिल्कुल जीरो पे मौजूद हो और ये पहला क्वेश्चन है और उसकी सिर्फ यही ट्रांजैक्शन है जो आपने रिकॉर्ड करनी है और फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब अब देखें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीजें नजर आएंगी। देखें भाई, अब इसके साथ अकाउंट फॉर कर लिया हम लोगों ने, तो मुझे पता चला कि भाई मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, यहां पर मुझे उनकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अब मैंने क्या किया, यहां पे आया, आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर लेनी। आपने पहले उससे पूछना है कि भाई मिस्टेक्स कहां पे हुई। यहां पर उसने मुझे अपनी पॉलिसी बता दी कि हमारी पॉलिसी ये है। मैं आया इस पॉइंट के ऊपर। अब देखें इस पॉइंट में आपसे क्या कहते हैं, कहते हैं भाई मशीन के साथ ये सारा वाकया आया, इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग के साथ तो कोई मसला नहीं है ना, तो वो तो मैं इजीली अकाउंट फॉर कर सकता हूं। अब देखें भाई, लैंड और बिल्डिंग के लिए कोई एक्विजिशन के बारे में नहीं बताया उसने, लैंड एंड बिल्डिंग के कोई डिस्पोजल के बारे में नहीं बताया। इट मींस दैट कुछ भी नहीं आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट। सिर्फ क्या एडजस्टमेंट से उसकी आनी है, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कि फॉर द ईयर मैंने चार्ज कितना किया हुआ है, सिर्फ इतनी चीज आनी है। तो क्वेश्चन ज्यादा इजी होता जाएगा आपका। क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। अब मुझे थोड़े लम्हे पहले ये लग रहा था जैसे सारा नॉन करंट एसेट मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मुझे यह पता चला कि यार सिर्फ मशीनरी के ऊपर है, तो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखें एक लम्हे फिर से इसको पढ़ो, तो क्या कहता है, कहते हैं कि यार एक मशीनरी है, लिस्ट प्राइस उसकी कितनी है, वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2014, मतलब फिर फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी कौन सी अमाउंट पर, 50 पर, 50 पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी। फिर कहते हैं अमाउंट ऑफ ₹30 मिलियन हैड बीन पेड। मैंने कहा यार बाकी बातें बाद में, ये 30 तो जाके तुम लिखो ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो पे कर दिया है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो यही कुछ लिखा जाता है, तो सबसे पहले ये 30 जो पे किया है वो तो जाके लिखो। मुश्किल था। और अगर आप लोग चले, ये तो सोल्यूशन बना हुआ है, ना बना हुआ तो अलग बात थी। आप देखें क्या इसके अलावा उसने कुछ और लिखा है, तो आपकी यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी है। क्या सिर्फ प्रॉफिट में मसला है? तो यार बैलेंसिंग वैल्यू फेंक दूंगा प्रॉफिट को। ओके,
तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था आप लोगों को। अब यहाँ पे आए दोबारा से, कहते हैं 30 मिलियन हम लोगों ने कैश में पे कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया, बाकी 20 का क्या किया? कहता है एक और एसिड दे दिया। तो भाई अगर एसिड अगेंस्ट एसिड आ जाए तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता, फिर उसका डिस्पोजल भी रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं रिकॉर्ड होता? तो पैसे थोड़ी ना आए हैं, सेल प्रोसीड्स आई ही नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कहां से करूं? ओके। और अगर आप सपोज कि इसका जाके 20 का सेल प्रोसीड्स लिखते हो, तो फिर आपको परचेज 50 की लिखनी चाहिए थी। 50 की परचेज लिखते, 20 का डिस्पोजल डालते, तो नेट इम्पैक्ट तो वही आ गया ना 30 का। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना, जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? डिस्पोजल पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, और जब न्यू मशीनरी के लिए मैंने दिया ही 30 है, तो मैं 50 क्यों लिखूं? मैं 30 ही लिखूंगा। बात क्लियर है ये? अच्छा, फिर क्या बात हुई? कहते हैं वेयर एज 20 मिलियन वर एडजस्ट अगेंस्ट ट्रेड इन ऑफ ए मशीन। मतलब मैंने एक पुरानी मशीन दी, और वो पुरानी मशीन फिर कितने में चली गई? 20 पे चली गई, 20 की चली गई। मैंने पूछा कि भाई थी कितने की? कहते हैं उसकी कॉस्ट 40 मिलियन थी, जबकि उसकी बुक वैल्यू, मैंने कहा यार 5 मिलियन का लॉस है, चलो प्रॉफिट को दो, एडजस्ट करो 5 मिलियन का लॉस। लॉस अगेंस्ट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, लॉस तो रिकॉर्ड किया जाता है ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो 5 मिलियन का लॉस उसने रिकॉर्ड किया होगा, तो प्रॉफिट्स में जाकर हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट्स में जाकर इसको ऐड, ये लो भाई प्रॉफिट्स में जाओ पहले और ये ऐड कर दो, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। ऑल राइट। अच्छा, फिर बात सुने यहां पर, मजीद हमने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे कह रहे हो कि ये रिव्यू किया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तुमने ये चीजें डिस्कवर की हैं, क्या ये लॉस तुमने अपने प्रॉफिट में एडजस्ट किया था? भाई मैंने यहाँ पे आके इसको ऐड कर दिया है, मुझे ये पूछना भी तो चाहिए ना कि भाई क्या तुमने ये लॉस पहले रिकॉर्ड किया था? तो उसने आपसे कहा कि भाई मैंने ना ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय रुपीज। उसने कहा कि भाई मैंने सिर्फ ये ट्रांजैक्शन 30 मिलियन से जाके रिकॉर्ड कर दी वो अमाउंट जो मैंने पे की थी। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है? तो अब देखें यहां पर, तो लॉस उससे कहो ना कि भाई रिकॉर्ड करो। ओके, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर पहले उसे लॉस रिकॉर्ड करवाओ प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, फिर आकर जब प्रॉफिट ठीक हो जाए तो प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स में लॉस का रिवर्सल करवाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, फिर आ जाओ। अब इसकी वजह से तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी कोई ना कोई मसला आ गया होगा। अब देखिए क्या मसला आया होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए था 50 पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए था 50 पर। उसने कितने पे मतलब जो न्यू एसिड आया है 50 का, उस पर चार्ज करना चाहिए था। उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मतलब उसने 40 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया। उसके पास वो 40 के साथ मौजूद था ना, डिस्पोज जो एसिड उसने डिस्पोज किया वो 40 के साथ मौजूद था, उसने उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। और जो 30 मिलियन की उसने रिकॉर्डिंग की है, उसने उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। क्या ख्याल है? तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे 40 प्लस 30, उसने 70 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है? बस जाहिर कितने के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी? 50 पे। तो ऐसा नहीं है जैसे 20 मिलियन के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसने, तो 20 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% टू 2 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। तो जो 2 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूं? वो 2 ऐड कर दूं।
क्या ख्याल है? सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अच्छा, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब सिर्फ एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर रहता है, ये टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या आएगा? अब यहां पर देखो तो मेरा ये प्रॉफिट ठीक हो चुका है 253, ये 253 चला जाएगा यहां पर। अब देखो ये सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह रहता है, बाकी सारी चीजें, ये फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास आ गई थी, वो तो एज इट इज, मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंस कॉस्ट का रिवर्सल फौरन जाके रिकॉर्ड करना होता है आपने। तो फाइनेंस कॉस्ट 200 का 9%, 18, तो मैंने अपने प्रॉफिट्स में से तो 18 ही चार्ज किया होगा ना, तो उस 18 को मैंने ऐड कर दिया। और मैंने जाके रिकॉर्ड कितना किया फाइनेंस कॉस्ट के अगेंस्ट? जितनी अमाउंट मैंने पे की, 5। ओके, क्लियर है ना ये बात? अच्छा, अब आओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर। देखो यार, लैंड के ऊपर 2% है, लैंड कितनी है? 250 का 2%, 5। लैंड के ऊपर 5 की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर हमारे पास आ जाती है बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर कितना है? 5%। बिल्डिंग का 5%, 1000 का 5%, 50। यहाँ पे 50 आ गया। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां की अमाउंट देखो, तो आप इसके मुताबिक देखो कि उसने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। 1750, ये उसके पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है 1750। इसके ऊपर अगर आप लोग देखें 10%, तो इसने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है? और हमने कहा कि उसने 2 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज की है, तो बेसिकली कितने की चार्ज करनी चाहिए थी? 173। तो ये 2 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेस की। ये देखो जरा डेप्रिसिएशन टोटल कितनी बन रही है जी? 228। ये जाके एडजस्ट कर दो, 228। कोई अकाउंट अकाउंट कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं बनाया अकाउंट? ओपनिंग ही नहीं थे। ओके, और सिर्फ जो इम्पैक्ट आ रहा था ना, सिर्फ हम लोगों ने उस इम्पैक्ट को देखा है बस। क्लियर? क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया आप लोगों का। यहाँ से 451 उठाया आप लोगों ने, यहाँ पे 451 लिखा, और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो सारी वैल्यूज आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।